नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन शरद एजुकेशन वाला पर आपका स्वागत करता हूं। फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक नई शुरुआत के साथ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जो है देखिए, हम लोग हिंदी वर्णमाला का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने 2 लेक्चर लिया है। वो पहले से ही एक प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप लोग उसको देख लें। जो नए हो उसको देख लें, और जिन्होंने देखा है वो नई कक्षा प्रारंभ करें। जो है उसके आगे की बात देखिए, हमने आपको कल ये बता दिया था कि स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, और स्वर के प्रकार कितने प्रकार से हो सकते हैं। जो है 5 आधारों पर मैंने आपको बता दिया था। उसके आगे की कक्षा हम लोग आज शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले से ही विदित होगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या मैंने आपको 52 बताई थी। कुल वर्णों की संख्या कितनी बताई थी आपको? 52। उन 52 वर्णों का आज हमें क्लासिफिकेशन देखना है कि कहां कहां कौन कौन से वर्ण 52 हैं। तो टोटल आइए हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा होगा कि स्वर की संख्या टोटल कितनी होती है? 11। स्वर की संख्या टोटल कितनी होती है? 11। तो मैंने ये स्वर आपको पूरा पढ़ा दिया है कि स्वर क्या होता है, कितने प्रकार का स्वर होता है, कौन कौन से स्वर में कौन कौन सा विभाजन आप करेंगे, कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन, वो सब पढ़ा चुके हैं। तो स्वर की संख्या आपकी कितनी होती है? 11। ये आप पढ़ा चुके हैं मैंने आपको, और 2 वीडियो आप इसको देखिएगा तो आपको ये पूरी बात पता चल जाएगी। आज हम लोगों का मेन टारगेट है कि 52 वर्ड कौन कौन से होते हैं, और उसके आगे की बात मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। इसके आगे देखिए लिखा है संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। तो संयुक्त व्यंजन आपके हो गए 4। इसके बाद देखिए द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है कि उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 2 होती है। आपके यूपी SSSC के किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो वहां संख्या से भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 2। इसके बाद देखिए अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? 2। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अभी तो हमने केवल संख्या बताई आपको कि मूल व्यंजन 33 है, संयुक्त 4 है, द्विगुण 2 है, और अयोगवाह 2 है। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मूल व्यंजन होते हैं। जो है तो देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मूल व्यंजन की संख्या टोटल देखिए 33 है। इस 33 में भी देखिए कैसे कैसे बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन की संख्या है आपकी 25। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे जो है जीभ या ओठ या कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करेगा, तो इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितनी होती है? 25। कहां से कहां तक स्पर्श व्यंजन होता है? का से लेकर मां तक। का से लेकर मां तक के वर्णों को आप क्या बोलेंगे? जो है स्पर्श व्यंजन कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि वर्णों की संख्या टोटल हिंदी में कितनी है? 52। उन 52 वर्णों में से 25 वर्ण ऐसे हैं का से मां तक जो कि स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ये मूल व्यंजन भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। फिर आइए हम लोग देखते हैं अंतः अस्थ व्यंजन क्या होता है। तो देखिए, अंतः अस्थ व्यंजन जो है आपका या, रा, ला, वा, यारा लावा को आप क्या बोलते हैं? अंतः अस्थ व्यंजन। तो ये भी क्वेश्चन यूपी SSSC में कई बार परीक्षा में आ चुका है। यहां यूपीपी में भी आया है, यूपी SSSC में, या जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है जो है वहां पर ये सब क्वेश्चन आते हैं कि अंतः अस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद हम लोग देखते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे श्वास से जो है गर्म वायु निकलेगी। आप बोलकर देखिएगा, सा, 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 हा। इन चारों वर्णों को आप बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके मुख से जो है उष्मा निकलेगी, जो है गर्म उष्मा निकलेगी। जो है तो सा, 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 हा, यानी 4 वर्ण ऐसे हैं हिंदी वर्णमाला में जो कि उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो अर्थात आप देखिएगा 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन। जोड़कर देखिए 25, 4, 29, 4, 33, यानी 33 आपके हो गए कितने? मूल व्यंजन। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन आपका है 4। संख्या कितनी है इसकी? 4। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। छत, त्रंग, ज्ञा, स्रा को ही आप क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्यों इनको संयुक्त व्यंजन बोला गया है और क्यों इनको मूल व्यंजन बोलते थे? इसके पीछे देखिए रीजन ये है कि जो 6 वर्ण आपका होता है ये का प्लस जो है सा से मिलकर बना होता है। तो संयुक्त व्यंजन जो होता है आपका ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, इसीलिए आप इसको क्या जानते हैं? जो है संयुक्त व्यंजन जानते हैं। जैसे आप देखिए त्रा व्यंजन है आपका, तो त्रा भी एक संयुक्त व्यंजन है जो कि आपका ता प्लस रा से मिलकर बना है। और किससे किससे? ता प्लस रा से मिलकर बना है। जो आपका ज्ञा वर्ण आपको दिख रहा है ये भी संयुक्त व्यंजन है। ये ज्या प्लस इया से मिलकर बना है, यानी जा प्लस इया से मिलकर बना हुआ है आपका ज्ञा।
इसके ये मैं आगे की कक्षा में आपको बताऊंगा भी कि किन किन वर्णों से मिलकर बना है। और स्रा जो होता है आपका, ये तालव्य सा, यानी जिसको आप बड़ा सा बोलते हैं, हालांकि वो बड़ा सा नहीं होता है, वो गलत है, उसको तालव्य सा बोला जाता है। तो तालव्य सा में आप रा जोड़ दीजिए तो ये स्रा बन जाता है जो है। इन्हीं 4 वर्णों को आप क्या जानते हैं जो है, संयुक्त व्यंजन के रूप में जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं द्विगुण व्यंजन क्या होता है। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसका नाम है। उत्क्षिप्त मतलब होता है ना कि जिन वर्णों को बोलते समय आपका जैसे जीभ लगेगा ऐसे फेंका टाइप का रहा है। उत्क्षिप्त का मतलब ही होता है फेंका व्यंजन जो है, फेंका वर्ण। तो आप देखिएगा डा और ढा को आप बोलकर देखिए, ऐसे लगेगा जैसे आप एकाएक आपकी जीभ ऐसे फेंकाएगी। देखिए डा ढा, तो ये 2 व्यंजन ऐसे हैं आपके जिनको आप द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं जो है। फिर आइए हम लोग देखते हैं अयोग वाह वर्ण क्या होता है। देखिए अयोग वाह वर्ण का अगर आप संधि विच्छेद करके देखें तो आ प्लस योग प्लस वाह आएगा। तो आ का मतलब मैंने आपको पहली ही कक्षा में बताया था कि अगर कहीं उपसर्ग के रूप में आ आता है तो इसका मतलब नहीं का भाव देता है ये। और योग का मतलब जुड़ना होता है और वाह का मतलब वहन होता है। इसका मतलब ये वर्ण ऐसे हैं जो किसी अन्य वर्ण के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। आ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना और वाह मतलब वहन होना। अर्थात ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण से जुड़कर वहन नहीं होते हैं, इन्हें अयोग वाह वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। कौन कौन सी है? अनुस्वार है और विसर्ग है। आप इसको अंग और अह कहते होंगे, तो लेकिन ये अनुस्वार और विसर्ग, इसका अगर रियली में नाम देखें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं तो अनुस्वार बोलते हैं और विसर्ग बोलते हैं जो है। तो आई होप आपको दोस्तों ये बात समझ में आई होगी कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। और उनका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है जो है आपकी स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा कि 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 2 अयोगवाह व्यंजन। यहां पर देखिए आपको लिखा भी है कि 52 वर्ण अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा 11 आपके स्वर हैं, 33 आपके व्यंजन हैं, 4 आपका संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण है और 2 अयोगवाह है। अगर आप पूरा जोड़कर देखेंगे तो 52 आपको टोटल मिल जाएगा। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं उनका विभाजन कहां कहां किस किस प्रकार से किया गया है। तो हम लोगों ने स्वर चूंकि पहली ही कक्षा में पढ़ लिया है, पहली दूसरी कक्षा में, तो आइए अब हम लोग मूल व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि मूल व्यंजन में कैसे कैसे क्या क्या है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मूल व्यंजन की संख्या टोटल कितनी होती है? 33। कई लोग इसको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, लोग 41 लगाकर चले आते हैं। ये गलत है जो है। 41 व्यंजन नहीं होता है। व्यंजन जो है, मूल व्यंजनों की संख्या केवल 33 होती है। आगे की कक्षाओं में जब वर्णमाला का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में वहां से बाहर नहीं जाएगा। तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब आइए देखते हैं कि मूल व्यंजन 33 होता है तो उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए पहला क्लासिफिकेशन है इसका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितनी होती है, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25। अब ये इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करेगी। आगे की कक्षाओं में जब मैं आपको वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। अभी की कक्षा में केवल आप ये जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। और ये क्या क्या होता है? का से लेकर मां तक के व्यंजनों को आप क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर मां तक। इनको देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है वर्गीय व्यंजन, अर्थात स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि आप देखिए का से लेकर मां तक एक वर्ग का फॉर्म बन रहा है, मतलब 5 वर्ण का से अंगा तक है और का 5 वर्ण आपका का से लेकर पा तक दिख रहा है। तो 5 पचे 25 वर्ण है। तो वर्ग में आप जानते हैं, जैसा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो 5 वर्ण इसके देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा में भी है और 5 वर्ण इसके जो है क्षैतिज रेखा में भी मिल रहे हैं। तो 25 वर्ण है टोटल में, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं और वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। आगे की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक वर्ण का क्या क्या उच्चारण स्थान होता है जो है। अभी मैं इतना बता रहा हूं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। आइए अब हम लोग देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन कितनी संख्या होती है। अंतःस्थ व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4। कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन है? देखिए या, रा, ला और वा। तो देखिए इसमें या और वा को जो है आप अर्ध स्वर बोलते हैं। मैं देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। या और वा को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। देखिए है तो व्यंजन कि या और वा, लेकिन ये अर्ध स्वर है, मतलब कि आधा व्यंजन टाइप का है, आधा स्वर टाइप का है जो है या और वा। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए या वा को बोलने में आपको ज्यादा ताकत नहीं लगती है। या वा
तो ये अर्ध स्वर की भी इसको संज्ञा दी जाती है। इसके बाद देखिएगा रा। आप जहां भी हो, जहां से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, वहां आप रा बोलकर देखिएगा तो आपकी जीभ जो है वो लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित मतलब होता है वाइब्रेट करेगा। आप रा बोलकर देखिए ऐसे रा, तो आप देखिएगा आपकी जीभ ऐसे प्रकंपित करेगी, यानी कि आपका कंपन होगा आपके जीभ में, इसीलिए इसका नाम है जो है प्रकंपित वर्ण। और लुंठित वर्ण भी इसको कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित वर्ण है, और ऑप्शन दिया रहता है या, रा, लावा। तो रा वर्ण को क्या बोलते हैं? प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण बोलते हैं। आइए हम लोग ला के बारे में देखते हैं। जो ला वर्ण है वो है तो अंतःस्थ व्यंजन, लेकिन इसका एक नाम और है, पार्श्विक व्यंजन भी इसको बोलते हैं। आप जहां भी हो वहां से बोलकर ला देखिएगा, तो ला बोलते समय आपके जीभ के बगल से, पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल, तो पार्श्विक मतलब होता है ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय आपके जीभ के बगल से जो है वायु निकले। आप ला बोलकर देखिए ला, तो आप देखिएगा ऐसे बगल से आपके वायु निकलेगी, इसीलिए इसका नाम है पार्श्विक व्यंजन। आई होप आपको अंतःस्थ व्यंजन के बारे में समझ में आया होगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या टोटल कितनी होती है दोस्तों? 4। या, रा, ला, वा। या और वा को बोलते हैं अर्धस्वर, और रा को बोलते हैं लुंठित या प्रकंपित वर्ण, और ला को बोलते हैं आप पार्श्विक व्यंजन। आइए अब हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होता है। देखिए ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या जो होती है वो होती है 4। क्यों इसका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा है जो है? क्योंकि इन वर्णों को बोलते समय आपके मुख से देखिएगा गर्म श्वास निकलेगी। ऊष्मा का मतलब ही होता है गर्मी जो है, तो आप देखिएगा सा, 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 हा को बोलते समय आपके मुख से जो है गर्म वायु निकलेगी। लेकिन इन सा, 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 बहुत लोगों को लगता है कि ये सा, सा, सा है, तो कैसे बोलेंगे इसको? तो देखिए जो ये सा आपको दिख रहा है ये तालव्य सा है, यानी जहां से आप चाछा जाझा इया बोलते हैं वहीं से आप जब सा बोलेंगे तो तालव्य सा आपका निकलेगा। ये जो आपको सा दिख रहा है जिसको पेटफरवा सा लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका नाम है मूर्धन्य सा। जहां से आप टाठा डाढ़ा अड़ा बोलते थे वहीं से आप इस सा को बोलिएगा मूर्धन्य पे लगाकर, तब आपका ये मूर्धन्य सा निकलेगा। और नीचे वाला देखिए जो सा है वो दंत सा है, जहां से आप ताथा दाधा ना बोलते थे वहां पे जीभ लगा के आप बोलेंगे तो आपका ये दंत सा निकलेगा। यानी ऊपर वाला सा आपका देखिए तालव्य सा है, उसके बीच वाला जो है वो मूर्धन्य सा है, और नीचे वाला आपका दंत्य सा है। और नीचे वाला जो है वो हकार वर्ण है, इसको काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। तो सा, 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 हा, आपका ये 4 वर्ण कैसा है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन है जो है। तो देखिए मूल व्यंजन की टोटल संख्या कितनी थी? 33। इस 33 में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, का से लेकर मां तक। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है टोटल, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4। तो 25, 4, 29, 4, 33। तो 33 व्यंजन आपके इधर मूल व्यंजन हो गए। इसके बाद आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक नया टॉपिक, जो है कि किसको सिरोरेखा बोलते हैं और किसको खड़ी पाई बोलते हैं। आगे के क्वेश्चन में देखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं परीक्षा में, मैं आपको ये सारा क्वेश्चन कराऊंगा कि कितने वर्ड ऐसे हैं हिंदी में जो खड़ी पाई के बाद भी लिखे जाते हैं। तो कम से कम आपको पता तो रहे कि खड़ी पाई और सिरोरेखा किसको बोला जाता है। तो देखिए कोई भी शब्द जब आप लिखते हैं तो उसके ऊपर जो आप रेखा लगाते हैं ना, वो खड़ी पाई, जो ऊर्ध्वाधर आप ऐसे लगाते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो लगाते हैं उसको सिरोरेखा बोला जाता है। और कोई वर्ण लिखते समय जो आप पाई खींचते हैं लंबवत जो है, वो आपकी खड़ी पाई कहलाती है जो है। तो खड़ी पाई और सिरोरेखा ये है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि 4 जगह जो है वर्णों पर बिंदी जैसा चिन्ह लगेगा, जो सकल में तो केवल बिंदी जैसा लगेगा। देखिए जैसे अनुस्वार, पंचमाक्षर, द्विगुण और नुक्ता, ये चारों ही आपको केवल बिंदी बिंदी जैसा लग रहा होगा। लेकिन हिंदी वर्णमाला में इन चारों बिंदियों का अपना अलग अलग नाम है और अलग अलग स्थान है और अलग अलग यूज भी है इसका। तो देखिए ऊपर जो बिंदी आपको सिरोरेखा के दिख रही है इसको अनुस्वार बोला जाता है। जो आपको इस खड़ी पाई के आगे आपको दिख रहा है ये पंचमाक्षर है। जैसे अंगा आप जब लिखते हैं तो पंचमाक्षर का शब्द वो होता है। पंचमाक्षर मतलब प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसे पंचमाक्षर बोला जाता है। इसके बाद देखिए खड़ी पाई के जस्ट नीचे जो आपको बिंदी दिख रहा है ये द्विगुण है, या इसी को उत्क्षिप्त बोलते हैं। और इस चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों? ताड़न जात चिन्ह। ये भी कई बार परीक्षा में आया है कि जो खड़ी पाई के नीचे जो चिन्ह लगता है बिंदी जैसा, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको ताड़न जात चिन्ह बोलते हैं। ये हिंदी वर्णमाला के केवल 2 वर्णों में लगता है, एक डा और एक ढा के नीचे, जो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। इसके बाद देखिए दोस्तों इस चिन्ह के बारे में शायद आप ना जानते हो तो जान लीजिए, इस चिन्ह का जो है उपयोग जो है अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उनके नीचे जो है नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि नुक्ता चिन्ह कहां लगता है, किन किन वर्णों पर। तो अभी आपने जाना
कि खड़ी पाई और सिरो रेखा के ऊपर नीचे अगर हम दाएं बाएं देखें तो 4 जगह बिंदी लग सकती है। कहां कहां लग सकती है? एक खड़ी पाई के सिरो रेखा के ऊपर, उसको अनुस्वार बोलते हैं। एक जो है खड़ी पाई के जस्ट आगे, उसको पंचमाक्षर बोलते हैं। एक द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त या ताड़नजात चिन्ह है जो कि खड़ी पाई के नीचे लगता है। और एक जो है थोड़ा सा तिरछा लगता है, अगर आप देखें तो ये आपका साउथ वेस्ट दिशा पड़ेगी, जो है मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है जो है ये नुक्ता चिन्ह। तो नुक्ता चिन्ह वहां लगाया जाता है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इन चारों चिन्हों के बारे में कि अनुस्वार जो होता है, इसका देखिए अनुस्वार जो ऊपर आपका चिन्ह दिख रहा था, तो अनुस्वार का उच्चारण जो है वो नासिका से किया जाता है। नासिका से मतलब जैसे आप अंगद बोलकर देखिए तो नासिका से निकलेगा, जैसे नाक से निकल रहा है। जैसे कि हिमेश रेशमिया गाना गाता था तो आप देखते थे बहुत लोग कहते थे वो नाक में गाता था, यानी वो हर वर्ड के ऊपर अनुस्वार लगा देता था जो है। तो देखिए जैसे कंठ दिख रहा है आपको, तो ये भी अनुस्वार है। और रंग देखिए, रंग भी बोलने पर आपका लग रहा है जैसे नाक में बोल रहे हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण कहां से किया जाता है दोस्तों? नासिका से किया जाता है। फिर आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पंचमाक्षर। पंचमाक्षर जो होता है ये पूरे 52 वर्ण में केवल एक वर्ण ऐसा है हिंदी वर्णमाला में जहां पे पंचमाक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वर्ण है वो दोस्तों? अंगा चिन्ह है आपका, काखा गाघा अंगा। अंगा वर्ण के ही आगे जो है केवल नुक्ता, ये आपका जो पंचमाक्षर चिन्ह है वो लगता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं द्विगुण चिन्ह जो है किन किन वर्णों के आगे लगता है। तो द्विगुण चिन्ह जो है आपका दोस्तों वो केवल 2 वर्णों के आगे लगता है, एक डा और एक ढा। और ये वर्ण जो है आप देखिएगा, मैं आपको एक क्लू देता हूं दोस्तों, जहां भी ये चिन्ह लगा रहेगा जान लीजिएगा कि वो आगत वर्ण है, यानी कि पहले वो हिंदी में था नहीं, वो बाद में क्या किया गया है? आगत किया गया है, यानी ये तद्भव शब्दों में ही लगता है। जब मैं आपको कभी तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जहां भी द्विगुण चिन्ह या उत्क्षिप्त चिन्ह का चिन्ह आपको दिख जाए, समझ लीजिएगा कि वो 100% श्योर है कि वो तद्भव शब्द होगा, वो तत्सम नहीं हो सकता है जो है। आगे के मैं कक्षाओं में आपको बताऊंगा जब तत्सम तद्भव पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपकी केवल इतनी जानकारी है कि उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है वो 2 व्यंजनों को बोलते हैं, एक डा और एक ढा को। आइए अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जो आपके लिए हो सकता है नई बात हो, कई लोग जानते भी होंगे लेकिन कुछ लोगों के लिए नई बात होगी कि ये जो नुक्ता चिन्ह है ये होता क्या है और किन किन वर्णों के बीच नीचे जो है नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा कि जब मुगल काल चल रहा था तो कई सारे अरबी फारसी अटैकर भारत में आए जो है। तो अरेबियन और फारसियन लोग जो आए थे हमारे देशों में, तो जब आए थे तो क्या वो अपनी संस्कृति का साझा नहीं करेंगे? तो संस्कृति का भी साझा करेंगे, भाषा का भी साझा करेंगे। तो हमारे यहाँ जो अरबी फारसी के शब्द यूज होने लगे हैं उन्हीं के नीचे जो है नुक्ता चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखिए दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे पाणिनि कौन है? तो पाणिनि जो है जिनको संस्कृत का जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता किनको माना जाता है दोस्तों? पाणिनि को माना जाता है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखा है। तो यह भी कई बार परीक्षा में आया कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। तो जो हिंदी का पाणिनि है यानी हिंदी व्याकरण के जन्मदाता किसको माना जाता है दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु को। यानी अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण का जन्मदाता कौन था, तो आप कहेंगे कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है कि केवल 2 वर्ण ऐसे हैं, जा और फा, जिनके नीचे आप नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं जो है। लेकिन वहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो बनारस के एक बार राजा भी हुए थे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार जो है, ये भी हिंदी के बहुत विद्वान आदमी थे, इन्होंने बताया है कि जा और फा के नीचे तो लगा ही सकते हैं हम जो है नुक्ता चिन्ह, लेकिन इन्होंने 3 वर्ण और स्वीकार किए हैं, जैसे का, खा और गा। जैसे आप बोलकर देखिए गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में आप देखेंगे जो गा लिख रहे हैं ना आप, तो उसके भी नीचे नुक्ता चिन्ह गाजियाबाद। तो जा और फा के नीचे भी इन्होंने बताया कि जा और फा के नीचे तो लगता ही है, जो महर्षि पाणिनि ने, कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया था। लेकिन इन्होंने बताया कि 3 वर्ण और हैं, का, खा, गा, जा और फा के नीचे भी नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां से देखिए 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। एक कि अगर क्वेश्चन पूछे कि हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कामता प्रसाद गुरु। तो क्वेश्चन आता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने वर्णों के नीचे जो है नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 2। लेकिन अगर आ जाएगा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार कितने वर्णों के नीचे जो है नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन में आपका 5 दिया रहेगा और आप उत्तर में भी 5 लगाएंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 30-35 क्वेश्चन, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको ये बात पता चल जाएगी जो है दोस्तों कि किस ऑप्शन को टिक करते हैं जो है, जब दिया रहेगा। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार 5 वर्णों के नीचे नुक्ता चिन्ह, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है दोस्तों 2 वर्णों के नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है।
तो आपको आज की कक्षा दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों से। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद मित्रों।